नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य की इस वर्चुअल क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम पहला प्रश्न पत्र फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं और फर्स्ट पेपर में हमने सुमित्रानंदन पंत तक के काव्य को पढ़ लिया। सुमित्रानंदन पंत के काव्य से तक आते आते हम छायावाद को संपूर्ण कर लेते हैं अपने पाठ्यक्रम के। और अब जो अगला कवि हम पढ़ेंगे वो है अज्ञे। अज्ञे के बारे में आपसे मैंने पीडीएफ में जब नोट्स दिए हैं तब बात की अज्ञे के बारे में, या अज्ञे के काल के बारे में मैंने तब आपसे बात की थी। अज्ञे को हम कौन से काल में रखें ये हमें समझने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अब तक हम देखते हैं आधुनिक काल से पहले जो काल हैं वो कई शताब्दियों तक चलते हैं, ठीक है। लेकिन आधुनिक काल के जितने भी वाद हैं या जितनी भी काव्य धाराएं हैं वो 2 दशक 3 दशक या कि 1 दशक में ही अपनी जो प्रवृत्तियां हैं वो परिवर्तित कर लेते हैं। छायावाद में हम अज्ञे को देखते तो हैं। छायावाद जब चल रहा था हिंदी साहित्य में उसी वक्त अज्ञे का आगमन तो हो जाता है, लेकिन छायावादी काव्य की विशेषताएं उनके काव्य में उतनी हमें देखने को नहीं मिलती जितने कि हमने पंत में या निराला में, महादेवी में या प्रसाद में देखने मिलती है। तो आपदा, और जैसा कि हम जानते हैं कि साहित्य में एक ही दिन में या एक ही वर्ष में या किसी बहुत छोटे से समयावधि में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, और एक साथ ऐसा नहीं होता कि आज तक तो ये था और कल से ये शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। काव्य धाराएं धीरे धीरे परिवर्तित होती हैं, और काव्य धाराएं जब धीरे धीरे परिवर्तित होते हैं उनका जो संक्रमण काल होता है उससे जब हम आगे चलते हैं कुछ और भी, तब जाके स्पष्ट दृष्टिगत होती है प्रवृत्तियां, विशेषताएं कि अब किस तरह की काव्य रचना की जा रही है। तो जब अज्ञे का काव्य हम देखते हैं तो अज्ञे के काव्य में हमें आरंभ में छायावाद का प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन छायावाद के बाद आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद वो समय था जिसे कि जो बहुत शायद हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे कम समय के लिए ठहरता है। इसे हम किसी हद तक निराशा का काव्य भी कहते हैं। मैंने आपको जब पीडीएफ में पूरे इसके जो विशेषताएं हैं उनका विस्तृत विवरण दिया है। ये युगीन परिवेश के प्रति अनास्था का समय भी था। ये दरअसल वह समय था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। इतने वर्षों की गुलामी के बाद जब देश आज़ाद होता है तो एक साथ सारी चीज़ें समेटे में नहीं आती। यद्यपि आज़ादी से पहले सभी ने, उसमें युवा वर्ग भी था, उसने बहुत सपने देखे थे कि हमारा अपना जब राज्य होगा, जब हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन बहुत बहुत उत्कृष्ट होगा। माने एक काल्पनिक जीवन, मतलब एक आदर्श जीवन की कल्पना कर ली गई थी, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। हमें अपने सपनों तक पहुंचने के लिए समय की ज़रूरत होती है, प्रयासों की ज़रूरत होती है और एक दृष्टिकोण की ज़रूरत होती है। ये उस समय की विडंबना रही होगी, या हम ये कह सकते हैं कि मानव स्वभाव भी ऐसा ही है। मानव स्वभाव की अभिव्यक्ति ही साहित्य में है। तो उस समय विशेष में जो स्वप्न आज़ादी से पहले देखे गए थे वह स्वप्न एक साथ पूरे होना व्यवहारिक रूप में संभव नहीं था, और वही निराशा, वही चिंता, वही समस्याएं जो थी वो काव्य में भी दृष्टिगत होती हैं। जो प्रयोगवाद, जो लगभग 1 दशक तक ही वह काव्यधारा चलती है, क्योंकि 1 दशक से कम में वो काव्यधारा चलती है, और वहाँ पर हर चीज़ के प्रति जैसे अहम का प्रदर्शन होने लगता है, या युगीन जो परिवेश है उस समय की जो व्यवस्था थी उसके प्रति काव्य में अनास्था दिखाई देती है। शंकाओं से आच्छन्न मन हो जाता है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। निराशा, कुंठा, घुटन, पराजय, पलायन, और आज जो है वो बस क्षणवाद, कि जो क्षण है वो आज ही है, ना इससे पहले कुछ था ना इसके बाद कुछ होगा। इस तरह की जो मानवीय प्रवृत्तियां हैं वो इस काल में देखने मिलती। लघुता और निरीता की बात होती है, पीड़ा और दर्द की अभिव्यक्ति होती है, और यहीं पर साहित्य में विकृत यौन प्रवृत्तियां भी आ जाती हैं, अश्लीलता का चित्रण भी होने लगता है। और बौद्धिक दुरूहता, माने
आप जो काव्य अब तक भावनाओं से ओतप्रेत हुआ करता था, जो काव्य अब तक आदर्श की स्थापना किया करता था, उस काव्य में बौद्धिक दुरूहता आ जाती है, वहाँ पर बुद्धि तत्व की प्रधानता होने लगती है। तो छायावाद के बाद का जो काव्य है, जिसे हम प्रयोगवाद कहते हैं, वह इन सब विशेषताओं या इन सब प्रवृत्तियों से ओतप्रोत काव्य था और वहाँ पर अज्ञे का आगमन होता है। एक उत्कृष्ट रचनाकार बहुत जल्दी समझ जाता है कि साहित्य का उद्देश्य क्या है, और यही अज्ञे के साथ होता है। अज्ञे प्रयोगवाद की इन चीज़ों से गुजरते हुए, इन अवस्थाओं से गुजरते हुए फिर प्रगतिवाद की ओर उन्मुख होते हैं, या कहें कि इससे निकलने का प्रयास करते हैं, और इस प्रयास में तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किया जाता है। उसके बाद दूसरा सप्तक, उसके बाद तीसरा सप्तक। तो ये कुछ पृष्ठभूमि थी जो कि हम अब आगे के कवियों को पढ़ने से पहले हमें जान लेनी ज़रूरी थी। अगले व्याख्यान में हम अज्ञे को आरंभ करेंगे। धन्यवाद।